हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो क्या हाल चाल है आप सभी के? बढ़िया एकदम। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं केमिकल बॉन्डिंग के लेक्चर नंबर 11 में, जहां पे आज हम लोग बात करने वाले हैं बॉन्ड आइडेंटिटी के बारे में। तो आज हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं, पहले उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए आपको आ रहा है, जैसे मैं आपसे पूछूं कि मुझे बताओ कि SO4 2 माइनस में जो पाई बॉन्ड है, ठीक है, जो SO4 2 माइनस में जो पाई बॉन्ड है वो कौन सा है? वो P पाई D पाई है, या पी पाई है, या कोई और हाइब्रिड ऑर्बिटल से है? तो अगर आपको इसका आंसर पता है तो आपके लिए ये लेक्चर बेकार है, ठीक है। आप थोड़ा सा पॉज मतलब स्किप कर दो और आगे चलो, जहाँ पे हमने बॉन्ड स्ट्रेंथ के बारे में बातें की हैं उसे देखो। और अगर मान लो आपको इसका सवाल नहीं पता है तो अब बने रहिए, कॉपी पेन लीजिए, निकालिए, पढ़िए, और आफ्टर सम टाइम आप देखोगे कि इस टाइप के सारे सवाल जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे आपके लिए, वो सवाल अब आपके लिए हल हुआ है, ठीक है। एकदम से आसान करके पढ़ेंगे, बहुत आसान है, ठीक है, आसान है। और मतलब ज़्यादा बात नहीं करते, शुरू करते हैं, ठीक है। तो केमिकल बॉन्डिंग में अब तक हमने क्या पढ़ा है? अब तक हमने वीबीटी पढ़ लिया है, ओवरलैपिंग। वीबीटी पढ़ रहे थे और वीबीटी में पिछले लेक्चर में पढ़ा था ओवरलैपिंग। हाँ, बाद में जो पिछली वीडियो थी उसके छोटे छोटे पार्ट करके अलग अलग से टॉपिक वाइज डाल दिए हैं कि अगर आपको चाहिए एसपी ओवरलैपिंग क्या होती है, ओवरलैपिंग क्या होता है, तो वो सब भी है ठीक है, वो भी आपको दिखेंगे। लेकिन केमिकल बॉन्डिंग लेक्चर नंबर 10 में हमने सिर्फ ओवरलैपिंग के बारे में बात की है कि ओवरलैपिंग क्या होती है, उसके कितने टाइप होते हैं, कैसे होता है, और प्योर ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से क्या होता है, हाइब्रिड ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से क्या होता है। तो वो सारी चीज़ें पढ़ी हैं, तो मैं मान के चलूँगा कि आपने वो लेक्चर देखा है। देखिए यहाँ पे उसके बारे में बात करना अब सही नहीं है, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं बॉन्ड आइडेंटिटी के बारे में। जैसे एकदम बेसिक से शुरू करते हैं। मान लीजिए कि अब तक हम इतना पढ़ चुके हैं केमिकल बॉन्डिंग में कि H और H जो होता है, H2 होता है, वो ऐसे बनता है, यानी इनके बीच में एक सिग्मा बॉन्ड होता है। अब हम यहाँ पे बात करेंगे ये जो सिग्मा बॉन्ड है कौन सा बॉन्ड है, मतलब इसकी आइडेंटिटी क्या है, कैसे बना है। हमने ये पढ़ा है ओवरलैपिंग से बनता है, तो हमें ये पता होगा हाइड्रोजन का जो 1s वाला है और इस वाले हाइड्रोजन के 1s वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो ऑर्बिटल है, वो खाली है और वहीं पे कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन फंसा होगा और ये बॉन्ड बना होगा। तो हमने बोला कि ये जो सिग्मा बॉन्ड है, पहले तो ये बॉन्ड कौन सा है? सिग्मा बॉन्ड है, और इसकी आइडेंटिटी क्या है? ये 1s बॉन्ड है। ऐसे ही करके अगर समझ में नहीं आया हो तो हम बात करते हैं HF वाला। HF में बॉन्ड बना है, तो HF में बॉन्ड अगर बन रहा है तो कौन सा जो ऑर्बिटल है इस बॉन्ड को बनाने में पार्टिसिपेट किया होगा, यानी कौन से ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन ने बॉन्ड बनाया होगा। तो यहाँ पे ये आपका 1s वाला रहा और ये आपका 2p वाला रहा। तो 1s और 2p वाले ने क्या किया? मिलके बॉन्डिंग की, मिलके क्या की? बॉन्डिंग की। तो जो सिग्मा बॉन्ड बन रहा है उसकी आइडेंटिफिकेशन क्या है? वो 1s 2p से है, ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा आप लेवल अप कर लेते हैं। मान लो कि अब तक हमने प्योर पढ़ रहे थे, अब ऐसे आप कुछ भी कर लो। अब हम हाइब्रिडेशन को मिक्स कर लेते हैं कि अगर हाइब्रिडेशन वाले सवाल आगे तो कैसे करेंगे। तो तीसरा ऐसे फिगर बना ले रहे हैं कि अगर आपके पास पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल है, जैसे ये C2H6, ठीक है, और यहाँ पे आपसे पूछा जाए कि ये बताइए कि ये जो बॉन्ड बन रहे हैं इनकी आइडेंटिफिकेशन क्या है, इसमें कितने टाइप्स के सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट है। देखो सारे के सारे सिग्मा है, ठीक है, पर ये सिग्मा बॉन्ड कितने टाइप के हैं, मतलब हाउ मेनी टाइप्स, मतलब सिग्मा बॉन्ड की कितने टाइप से प्रेजेंट है। तो अब इसको करने के पहले हम लोग को देखना पड़ेगा कि ये सिग्मा बॉन्ड कैसे है। तो अगर मैं एक चीज़ बोलने जा रहा हूँ कि अगर मैं कहूँ कि इस कार्बन का जो हाइब्रिडेशन है वो sp3 है और इस कार्बन का हाइब्रिडेशन भी sp3 है, तो क्या आप इस बात से एग्री कर रहे हो? ठीक है, क्यों? क्योंकि एक बॉन्ड, दो बॉन्ड, तीन बॉन्ड, चार, तो मतलब सॉरी 4 बॉन्ड है और 4 की वजह से n+m के लिए 4 है तो sp3 होगी, ठीक है, यानी 4 ऑर्बिटल होंगे। तो जो ये बॉन्ड बना है ये हाइड्रोजन क्या देगा? अपना 1s देगा, ये भी अपना 1s देगा, ये भी अपना 1s देगा। तो यहाँ पे हाइड्रोजन का 1s और कार्बन का sp3, यहाँ पे भी हाइड्रोजन का आपका 1s और कार्बन का sp3, और यहाँ पे भी सेम चीज़ हो रही है और वही सेम चीज़ यहाँ पे रिपीट हो रही है। यानी ये जो सिग्मा है, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4, 5 और 6, ये जो आपके 6 सिग्मा है वो उनकी आइडेंटिफिकेशन क्या है? उनकी आइडेंटिफिकेशन है कि वो sp3 और s से मिलके बने हैं, और ऐसे कितने हैं? ऐसे 6 हैं। अब अगर इस सिग्मा की बात की जाए तो ये सिग्मा कौन सा है? ये है sp3 सिग्मा, और ऐसे कितने बॉन्ड है? एक है। तो यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड कितने टाइप के हैं? 2 टाइप के हैं। तो आपसे पूछ लिया जाएगा कि ये अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ लिए हो, ठीक है, तो आपसे नॉर्मली पूछ लिया जाए ये इथेन होता है, ठीक है, तो टाइप्स ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट इन इथेन, या वन मॉलिक्यूल ऑफ इथेन, या
आपसे पूछ लिया जाए कितने मोल या 1 मोल ऑफ इथेन, मतलब हम लोग सवाल बना सकते हैं ना, आप सबको पता होगा कि 1 मोल में कितने होंगे, भाई 1 मोल मतलब अवोगाद्रो नंबर के बराबर होंगे। और अगर 1 मॉलिक्यूल में इतने हैं तो अवोगाद्रो मॉलिक्यूल में कितने होंगे, तो 7 इंटू मतलब उतना करोगे, फिर वो सब चीज़ें मतलब ऐसे मतलब होता है ना कि यूनिटरी मेथड से बढ़ती चली जाएंगी। तो हम लोग उसके बारे में डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, इतना पढ़ लेते हैं अभी, ठीक है। तो ये हो गई सिग्मा बॉन्ड आइडेंटिफिकेशन। ये सब हमने क्या पढ़ रहे थे, अब तक हम पढ़ रहे थे बॉन्ड आइडेंटिटी, और बॉन्ड आइडेंटिटी में हम बात कर रहे थे सिग्मा बॉन्ड की, सिग्मा बॉन्ड आइडेंटिफिकेशन के बारे में, ठीक है। सिग्मा बॉन्ड आइडेंटिफिकेशन के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ तक तो बातें समझ में आ गई। अब हम आगे बात करते हैं कि पाई बॉन्ड की आइडेंटिफिकेशन कैसे करते हैं, और एक बहुत ही प्यारा एग्जांपल लेंगे सबसे पहले, एथिल, ठीक है, उसे समझ लेंगे क्योंकि वो आसान भी है और मज़ा भी आता है समझने में, क्योंकि उससे हम लोग थोड़ा सा सिग्मा के बारे में बात कर लेते हैं। तो अगला जो है वो है पाई बॉन्ड आइडेंटिफिकेशन, कि हम लोग पाई बॉन्ड कैसे पहचानेंगे, जो पाई बॉन्ड है। और पहला जो एग्जांपल ले रहे हैं समझने के लिए वो अपने पास है C डबल बॉन्ड C H H H और H। यहाँ पे आपको पाई बॉन्ड के साथ साथ सिग्मा भी बताना है। देखो हम भले हेडिंग वो पाई बॉन्ड की, पर अगर आपसे सिग्मा पूछ लो तो भी आपको बताना पड़ेगा। सबसे पहला काम क्या है, सबसे पहले आप देखो कि ये जो सेंट्रल एटम है इसका हाइब्रिडेशन क्या है। तो मैं अगर बोलूँ इसका हाइब्रिडेशन sp2 है, तो क्या आप मान रहे हो, आप बोलोगे मान रहे हो। ये कौन सा ऑर्बिटल देगा बॉन्डिंग के लिए, 1s, और ये भी 1s देगा, सेम चीज यहाँ पे 1s। और इसके हाइब्रिडेशन क्या है, इसका हाइब्रिडेशन है sp2। अब ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा कि इस कार्बन के पास बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए कौन कौन अवेलेबल है, एक S अवेलेबल है और 3 P अवेलेबल है, एक P 3 P, ठीक है। इसके पास भी सेम चीज़ें हैं, एक S है और 3 P ऐसे अवेलेबल है। sp2 है नहीं, sp2 और यहाँ पे भी ये दोनों जो हैं ये हाइब्रिडेशन में यूज्ड हो चुके हैं। क्या है, यूज्ड इन हाइब्रिडेशन, अगर ऐसे इनको अच्छा करके लिखा जाए तो ये दोनों जो हैं, ये जो गोले के अंदर है यूज्ड इन हाइब्रिडाइजेशन। और आपको पता है हाइब्रिड ऑर्बिटल के पास इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो पाई बॉन्ड बना सके, ठीक है। तो ये जो सिग्मा देखो कितने हैं, 1 2 3 3, और 3 मिलेंगे तो 3 बनेंगे, तो 3 बॉन्ड बन रहा है, 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड और 1 सिग्मा ये रहा, और यहाँ पर भी 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड और 1 सिग्मा ये रहा। अब मैं बोलूँ कि इसमें कितने टाइप के सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट है, तो देखो टोटल सिग्मा, देखो टाइप्स ऑफ सिग्मा, पहले हम सिग्मा बॉन्ड का आइडेंटिफिकेशन करते हैं। तो एक सिग्मा ये कौन सा है, ये sp2 1s है, ये sp2 1s है, ये sp2 1s है, ये sp2 1s है। तो sp2 1s के कितने हैं, 4 हैं, 1 2 3 4। अच्छा एक कौन सा है, एक है sp2, तो ये एक है, और ये दोनों कौन है, ये दोनों के दोनों है सिग्मा बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है। आगे की तरफ बात करते हैं, ये क्या है, ये आपका मैं मान रहा हूँ कि ये पाई बॉन्ड है। अब पाई बॉन्ड बना कैसे होगा, देखो अब बचा तो यही है, तो ये P और ये P आपस में क्या किए होंगे, ओवरलैप किए होंगे, और क्या बनाए होंगे, बनाए होंगे आपका पाई बॉन्ड। तो ये जो पाई बॉन्ड है कौन सा है, ये आपका है P पाई पाई बॉन्ड है, ठीक है। अगर आपसे मतलब क्वांटम नंबर पूछ ले, यानी PQN पूछ ले, तो बता देना कि भैया ये कौन सा है सेकंड पीरियड का, तो यहाँ पर 2p हो जाएगा। तो ये जो पाई है वो कौन सा है, P पाई। समझ आई बात, कैसे करेंगे अभी और क्लियर करो। चलो एक और समझते हैं कैसे हम लोग कर रहे हैं। नोट कर लो इसको, वीडियो को पॉज करो, इसको नोट करो, हो गया। चलो अगला एग्जांपल लेते हैं दूसरा, कि कैसे करेंगे। वो है आपका SO3। क्या है, अगला एग्जांपल लेके हम बात कर लेते हैं, वो है अपना SO3। पहले तो SO3 की स्ट्रक्चर बनाना सीख लो, और अगर यहाँ तक आप आए हो तो मैं ये मान के चल रहा हूँ आप लोग SO3 की स्ट्रक्चर बनाना सीख चुके होंगे, ठीक है। ये हो गया आपका SO3। अब ध्यान से देखो, 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा, और इसमें 3 पाई है, देखो 3 पाई है, डरना नहीं है। पहला काम, सबसे पहला काम सेंट्रल एटम जो उसका हाइब्रिडेशन बताओ। तो इसका हाइब्रिडेशन क्या है, इसका हाइब्रिडेशन है sp2, 1 2 3, तो sp2 हो गया। अच्छा इसके पास कौन कौन से ऑर्बिटल प्रेजेंट है, इसके पास कौन कौन से ऑर्बिटल प्रेजेंट है, तो 1 s प्रेजेंट है, 3 p प्रेजेंट है, और 5 d प्रेजेंट है, 1 2 3 4 5, ठीक है। और इनमें से ये जो sp2 है ये क्या हो गया, ये यूज्ड इन हाइब्रिडेशन हो गया। ये कहाँ गया, ये हाइब्रिडेशन में यूज हो गई, यूज्ड इन हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। ये हाइब्रिडेशन में यूज हो चुके हैं। चलो ठीक है, अब बात करते हैं कि ये कौन सा बॉन्ड होगा। देखो ऑक्सीजन के पास बॉन्डिंग के लिए कौन अवेलेबल है, तो इसके लिए आपको ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करना आना चाहिए
क्या होता है 1s2 2s2 2p, कितना होता है 2p4। तो इसके पास कौन अवेलेबल है, p अवेलेबल है और p 2 अवेलेबल है। तो जो ये आपका पहला वाला है ये sp2 और p बन गया, यानी यहाँ पे जो बॉन्ड बन रहा है, ये सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं, वो आपके कौन है। अगर हम बात करें सिग्मा बॉन्ड की आइडेंटिफिकेशन की, तो वो आपके हैं sp2 और p वाले। कौन है sp2 और p वाले, ऐसे 3 है। समझ आया कैसे, देखो ऑक्सीजन जब आएगा यहाँ पे, ये आपके हाइब्रिड ऑर्बिटल है, इसके साथ कंबाइन करेगा पहले, तो आपको यहाँ पे ऑक्सीजन का p मिलेगा, ये दूसरे ऑक्सीजन का p हो गया और ये तीसरे, यहाँ से ऐसे करेंगे, ये आपका sp2 है, ठीक है। तो ऐसे 3 बन गया, ये sp2p, ये sp2p, ये sp2p। अब जो अगला है वो तो पाई है, अब वो कहाँ करेगा, तो अब देखो s का जो आपका ऑक्सीजन है, पहला ऑक्सीजन, ये मान लो पहला ऑक्सीजन था, ये दूसरे ऑक्सीजन का, ये तीसरे, तो पहले ऑक्सीजन का जो p1 है, इसे बोलते हैं p1 डैश, मतलब भाई 2 है ना, देखो ना यहाँ पे ऐसे 2 होंगे, अरे यार कैसे करें इसको, ऐसे ये और ये। ध्यान से देखो यहाँ पे 2 ऑर्बिटल प्रेजेंट हैं बॉन्डिंग के लिए, तो पहला sp2 ऐसे इसने ये गया पार्टिसिपेट करने, अब जो दूसरा है वो ये वाला जा रहा है, समझ रहे हो। तो अब जो अगला बॉन्ड बन रहा है वो p और p के बीच में बन रहा है, यानी एक जो है पाई बॉन्ड है वो p पाई है, और बाकी ये ऑक्सीजन के दोनों p है, समझे। ये पहला ऑक्सीजन का p है, ये दूसरे ऑक्सीजन का p है, ये तीसरे का है, पहले ऑक्सीजन का p है, ये दूसरे ऑक्सीजन का p है, और ये तीसरे ऑक्सीजन का p है। सिग्मा बॉन्ड का आइडेंटिफिकेशन कर ली, अब पाई बॉन्ड का आइडेंटिफिकेशन करते हैं कि जो एक पाई है वो p पाई है, और बाकी जो दोनों हैं वो d पाई है। यहाँ पे पाई बॉन्ड कितने हैं, ये पाई बॉन्ड यहाँ पे 2 टाइप के प्रेजेंट हैं। पहला कौन सा है, पहला आपका जो है ना वो p पाई है, और जो दूसरा है वो आपका p पाई d पाई है, ठीक है। तो आपसे पूछ लिया जाए कि कितने टाइप के पाई बॉन्ड प्रेजेंट हैं SO3 मॉलिक्यूल में, तो उसका जवाब क्या है 2 टाइप के पाई बॉन्ड प्रेजेंट है। और कितने टाइप के सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट है, 1 टाइप के, यानी टोटल कितने टाइप के बॉन्ड प्रेजेंट है, ऐसे नॉर्मली देखा जाए, अगर ऑप्शन में देखा जाए वैसे 2 ही टाइप के हैं, एक सिग्मा एक पाई। पर अगर थोड़ा सा और बात किया जाए, आपसे पूछा जाए बताओ इन टर्म्स ऑफ सिग्मा बॉन्ड आइडेंटिफिकेशन, तो आपको बताना पड़ेगा कि भाई देखो एक तो सिग्मा है और बाकी 2 टाइप के हमको पाई मिल रहे हैं, तो टोटल टाइप कितने बॉन्ड प्रेजेंट है, 3 टाइप के बॉन्ड प्रेजेंट होंगे, ठीक है। समझ आई बात, आगे बात करें, यहाँ तक बात क्लियर है। अगर ये समझ में आ गया तो आगे एक एग्जाम्पल और करते हैं, जो कि है आपका XgO3। ऐसे 2-3 एग्जाम्पल करेंगे, फिर आपको होमवर्क देंगे, आप वो कर लीजिएगा, आसान है ना। तो चलिए अगला है XgO3। तो इसका स्ट्रक्चर बनाओ, ये आपका जेनॉन है, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, और इसके पास एक लोन पेयर प्रेजेंट होगा, इसके पास क्या प्रेजेंट होगा, एक लोन पेयर, ठीक है। वो लोन पेयर दिखा दो, चलो तो भैया दिखा देते हैं इसका स्ट्रक्चर, इसे करके दिखाओ, ऐसे करके दिखाओ, ये लोन पेयर हो गया। इसका हाइब्रिडेशन क्या है, सबसे पहला काम इसका हाइब्रिडेशन देखो, 1 2 3 4, तो ये हो गया sp3, क्या हो गया sp3। अच्छा जेनॉन के पास कौन कौन अवेलेबल है, तो ये s हो गया, 3 p हो गया, और 5 d हो गया, 1 2 3 4 5। sp3 के सारे कहाँ चले गए, सारे के सारे यूज्ड इन हाइब्रिडेशन, मतलब हाइब्रिडेशन में यूज्ड हो गए, यूज्ड इन हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, यूज्ड इन हाइब्रिडाइजेशन। अब सिर्फ बचा डी है, तो अभी से बता ऑक्सीजन कौन देगा, पी देगा, ऑक्सीजन कौन सा देगा भाई, ऑर्बिटल पी देगा, तो यहाँ पे आएगा पी, यहाँ पे आएगा पी, यहाँ पे आएगा पी। तो ये जो पाई है वो कौन से हैं, वो है आपके पी पाई डी पाई, या डी पाई पी पाई, जो भी बोल दो, पी पाई डी पाई के कितने हैं, 3 हैं। देखा, तुरंत कर लिए, समझा। अगर नहीं समझ में आ रहा तो आपको बेसिक बहुत कमजोर है, जाके केमिकल बॉन्डिंग 01 से देखो, ठीक है। और अगर केमिकल बॉन्डिंग 01 भी तुमको नहीं समझ में आ रहा तो जाके ना पीरियोडिक टेबल देखो, और नहीं समझ में आ रहा तो एटॉमिक स्ट्रक्चर जाके देखो। और इतना भी बेसिक है तो भाई नर्सरी में एडमिशन करवा लो, क्या करें। चलो आगे एक आप करो खुद से PO4 3- का। अब एग्जाम्पल दे दो, चलो एक और कर देता हूँ, फिर बाकी एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको। अगला एग्जाम्पल कौन सा दूँ, NO3- का करो, NO3-, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर ना थोड़ा सा, तीसरा था चौथा था दूसरा जो भी है, NO3- का करो। NO3- वाला पहले काम स्ट्रक्चर बनाना है, और NO3- का स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे, ये है N, ये हो गया डबल बॉन्ड O, फिर एक, और ये हो गया एक O-, और ये N के ऊपर प्लस, ये होता है इसका स्ट्रक्चर। तो NO3- का स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वरना आप गलती करोगे बनाने में, ऐसे ये करोगे फिर ये करोगे, और ये सरासर गलत है, ठीक है। अरे ठीक है ना, चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक ही टाइप का पाई बॉन्ड,
एक ही टाइप का पाई प्रेजेंट है। पहले मुझे बताओ इसका हाइब्रिडेशन क्या है। तो इसका जो हाइब्रिडेशन है ना वो है sp2, 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा, तो sp2 हो चुका। यानी इसके पास कौन कौन प्रेजेंट है, देखो नाइट्रोजन आपका सेकंड पीरियड का है तो इसके पास प्रेजेंट होगा s p p p, जिनमें से ये चला गया है कहाँ पे, हाइब्रिडाइजेशन में, हाइब्रिडाइजेशन, तो ये चला गया है हाइब्रिडाइजेशन में। और बचा कौन है, सिर्फ पी, और ऑक्सीजन कौन देगा, पी देगा। तो कौन सा पाई बॉन्ड प्रेजेंट है, कौन सा पाई बॉन्ड प्रेजेंट है, पी पाई बॉन्ड प्रेजेंट है किसमें, NO3 माइनस में। ठीक है ठीक है ठीक है, चलो अब मिटा देते हैं। अब ध्यान से सुनो समझो कि अब मेहनत नहीं करते ना, अब इतनी मेहनत नहीं करते हम, इतना मेहनत कर लिए तो हम कुछ जुगाड़ निकालते हैं। देखो सबसे पहला काम हम क्या कर रहे थे, सेंट्रल एटम की हाइब्रिडेशन को निकाल रहे थे। अगर मान लो आपने सेंट्रल एटम की हाइब्रिडेशन निकाली sp2, अभी ध्यान से देखो sp2 में एक पी खाली है, यानी अभी भी चांस है एक पी पाई, या ऐसे बात करते हैं sp बना दिया। मान लो आपका जो सेंट्रल एटम है वो sp आ गया, तो अब देखो इसके पास 2 पी बचे हैं, यानी अभी इसके पास चांस है 2 पी पाई बॉन्डिंग के लिए। ठीक है, अच्छा अगर हाइब्रिडेशन आ गया sp2 तो एक पी बचा है, यानी 1 पी पाई होगा, और मतलब रेस्ट जो होंगे वो पी पाई डी पाई हो जाएंगे। ठीक है, अगर यहाँ पे इसके पास डी हुआ तो अगला है आपके पास sp3, अगर sp3 के बाद तो वो सारे के सारे होंगे आल डी पाई एंड पी डी पाई बॉन्डिंग, बॉन्ड्स है ना, बॉन्ड्स, समझे। बस ये नोट कर लो, ऐसा डब्बा बनाना और नोट कर लेना और इसको याद कर लेना, ये समझ लो अपना जुगाड़ है, बॉन्ड आइडेंटिटी का जुगाड़। ठीक है ठीक है, तो वीडियो को पॉज करो और इसको नोट करो, और अब होमवर्क भी नोट कर लो साथ ही में, तब बात करते हैं। होमवर्क में आप नोट कर लिए हो कि आपको पता है ना, होमवर्क में PO4 3 माइनस, CO3 2 सॉरी CO3 माइनस होता है आपका, SO4 2 माइनस, और आपका है XgO4 माइनस। ठीक है, सॉरी XgO4 के पास माइनस नहीं होता है, माफ़ करिएगा, नहीं होता है तो फिर बस ये 4 है। तो आपको इनका आइडेंटिफिकेशन करना है कि इनमें जो पाई बॉन्ड बन रहा है उसकी क्या आइडेंटिफिकेशन है। अच्छा एक चीज़ और, ये ना यहाँ पे पी पाई डी पाई होगा ही नहीं। जैसे आपसे पूछ लेना कि बताओ, ऑप्शन दे दिया 4 ठो कि आपसे पूछ ले बताओ इनमें से किस में पी पाई डी पाई पॉसिबल ही नहीं है, तो भाई देखो ये कार्बन है, यहाँ पे तो दोनों ही आपके सेकंड पीरियड के हैं और दोनों के पास डी प्रेजेंट नहीं होता, तो फिर ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे जो मामूली सवाल है वो आप देखते रहिएगा, करते रहिएगा प्रैक्टिस। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं बॉन्ड स्ट्रेंथ की। ठीक है, किसकी बात करने वाले हैं, बॉन्ड स्ट्रेंथ की। तो पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता दूं कि जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है ये डेटा बेस्ड है, और ये एक प्रैक्टिकल है, जैसे कि बॉन्ड एनर्जी के ऊपर होता है कि एक बॉन्ड बन रहा है तो कितनी एनर्जी मतलब रिलीज हो रही है, तो उसी बॉन्ड को तोड़ने में उतनी एनर्जी लगेगी, और वही उसका बॉन्ड स्ट्रेंथ होता है। तो ये एक प्रैक्टिकल है, मतलब प्रैक्टिकल या डेटा बेस्ड होता है, इसको हम लोग बता नहीं सकते हैं, पर हम लोग कंपेरिजन करते हैं। ठीक है, सवालों को कंपेरिजन, जैसे सवाल मिले तो हम लोग कंपेयर कर लेते हैं कि बॉन्ड स्ट्रेंथ कैसे कैसे कैलकुलेट करनी है, बता देंगे इसका कम है, इसका ज़्यादा, और इसका सबसे ज़्यादा है बॉन्ड स्ट्रेंथ। तो उसी के बारे में बात करते हैं। चलिए, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ के बारे में जो पहला है वो ये है कि आपको पता है कि नॉर्मल कि बॉन्ड स्ट्रेंथ यानी बॉन्ड के बीच में स्ट्रेंथ, यानी दो लोग के बीच में स्ट्रेंथ, अगर दो लोग पास पास हैं तो उनकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, दो लोग दूर दूर हैं तो उनकी स्ट्रेंथ कम होगी। तो सोचो ना, मुझे पास पास उस बॉन्ड को तोड़ना है और दो लोग एकदम दूर दूर हैं, उनको बीच में फूट डालनी है, अलग करना है, तो कैसे करोगे, मतलब किनको अलग करना आसान है। अब इसे होता है जो दूर दूर है ना, अब इसके बोल देना कि यार देखो ना तुम्हारी वाली आज किसी और के साथ थी, अब ये देख जाके थोड़ी देख रहा है, अब ये ठीक है मन में डाल दिया, अब पूछेगा थोड़ी ना, ऐसा है कि वो पूछेगा नहीं है, और इसे बोल दे तुम्हारा वाले को आज मैंने किसी और के साथ देखा था, वो पार्क में टहल रहा था, अब ने डाल दिया। दो लोग दूर दूर, मतलब दूर दूर मतलब कि ऐसा है कि अभी उनके बीच में मन मुटाव या कुछ बातें थोड़ी कम कर रहे हैं, ये अब पता है कि दूर हैं, ठीक है, देख नहीं रहे एक दूसरे को। अब भाई जो लोग पास ही हैं, अब कैसे बोलोगे, अब बोले अरे कब, वो तो मैं उसको देख रही थी ना, वो तो किसी और के साथ था ही नहीं। अच्छा वो तुम बात कर रहे हो उसके साथ, तो उसकी बहन थी ना वो तो, और इसके बाद सुन के यार आज ना मैंने तुम्हें ना तुम्हारी वाली को किसी और के साथ देखा था। अच्छा तुमने देखा था, अरे देखा होगा यार, वो उसका कजिन था, ठीक है, मतलब मुझे पता है, उसने मुझे बताया था। तो अब अलग कर ही नहीं पाओगे, तो वही चीज़ है कि बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है, यानी बॉन्ड स्ट्रेंथ मतलब कहीं कोई सा भी बॉन्ड हो यार, चाहे रियल लाइफ का बॉन्ड हो चाहे केमिस्ट्री का बॉन्ड हो,
वो बॉन्ड लेंथ पे डिपेंड करता है। यानी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी तो बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, और बॉन्ड लेंथ कम होगी तो बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा हो जाएगी। यानी क्या, हम लोग लिख सकते हैं कि जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो डिपेंड करता है, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड लेंथ की। अच्छा ठीक है, अच्छा ये तो हमने पता कर लिया। अच्छा ये मुझे बताओ, बॉन्ड लेंथ किस पे डिपेंड करता है? क्या बॉन्ड लेंथ साइज पे डिपेंड कर रहा है? अच्छा मुझे बताओ, साइज किस पे डिपेंड करता है? साइज डिपेंड करता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर या नंबर ऑफ शेल्स पे, है ना, शेल नंबर पे, जिसे हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, तो क्या मैं इन दोनों को कंबाइन करके ये बोल सकता हूँ कि जो बॉन्ड लेंथ है, मैं डायरेक्टली ये देख के बोल सकता हूँ कि जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है, ठीक है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है पी क्यू एन, या ऐसे भी लिख सकते हो कि साइज के या सेल नंबर के या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के। ठीक है, तो ये मैं बोल सकता हूँ, और इसे मैं बंद कर देता हूँ। तो पहला डेटा हमें ये पता चला कि अगर बॉन्ड स्ट्रेंथ कंपेयर करनी हो तो हम पहले देखेंगे कि जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है, मतलब वो बॉन्ड साइज के ऊपर बात कर लेते हैं। ठीक है, बॉन्ड साइज के ऊपर बात कर लेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, कहने का क्या मतलब है कि मान लो आपको पता चल गया कि सारे के सारे जो है वो एस एस के बीच में बॉन्ड बन रहा है। तो सारे बॉन्ड एस और एस हैं, सारे के सारे जो बॉन्ड है सिग्मा वाले वो एस एस के बीच में है, ये भी एस एस के बीच में है। ठीक है, ये भी एस एस के बीच में है। पर ना मैंने बोला कि ये वन एस है, ये टू एस है, ये थ्री एस है। अब मैं बताओ कि कौन सा बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। अब ऐसे बात है, ये दोनों के बीच में मर्जिंग बढ़िया होगी तो ये बॉन्ड जो है स्ट्रेंथ ऐसे होगा। तो कहने का मतलब ये है कि आप देखो ना, बॉन्ड वन एस से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, सॉरी थ्री एस से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कौन होगा? टू एस उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कौन होगा? वन एस। कैसे बोला मैंने? सिर्फ सेल नंबर देख के बोला कि स्मॉल साइज है, उससे बड़ी साइज है, उससे बड़ी साइज है। ठीक है, देखो कौन किसका ऑर्डर है? बॉन्ड स्ट्रेंथ का। ठीक है, किसका ऑर्डर है? ये बॉन्ड स्ट्रेंथ का है। तो इसको नोट कर लीजिए, समझ आया? नोट कर लीजिए। यानी ये तब हो सकते हैं साइज की वजह देख के बताएं। हाँ हो गया। चलो अगला है अपने पास, मान लो कि साइज ही सेम हो गई। मतलब साइज कैसे सेम हो गई? मान लो सेल नंबर ही सेम हो गया। भाई वन एस वहाँ पे था, वन एस वहाँ पे था, वन एस वहाँ पे था। अब देखो, जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि आपके पास ना वन एस है, ऐसा मानते हैं ना कि एक बॉन्ड है वन एस टू एस है और एक है वन एस टू पी के बीच में। अब बताओ इनमें से कौन सा करोगे? बोलेगा तो सर चीटिंग है। तो इसके लिए अपने पास क्या है, फिर से कॉन्सेप्ट आता है। तो दूसरा कॉन्सेप्ट है कि इफ साइज इज सेम, इफ साइज इज सेम। ठीक है, और हम बात कर रहे हैं सिग्मा बॉन्ड की। देखो साइज सेम है, लेकिन हम बात कर रहे हैं किसकी? पहला हम लोग बात कर ले रहे हैं कि आपका जो बॉन्ड है वो सिग्मा बॉन्ड है। कैसा है? सिग्मा बॉन्ड। तो जो सिग्मा बॉन्ड जो बन रहा है उसकी जो स्ट्रेंथ है, सिग्मा बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ है, उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है वो डिपेंड करती है डायरेक्शनल नेचर पे। किस पे? डायरेक्शनल नेचर पे। डायरेक्शनल नेचर पे, क्योंकि अगर डायरेक्शनल नेचर ज़्यादा होगा तो ओवरलैपिंग ज़्यादा होगी, और ओवरलैपिंग ज़्यादा होगी तो सिग्मा बॉन्ड की स्ट्रेंथ भी ज़्यादा हो जाएगी। और सबको पता है कि इन सब में को एक्सियल ओवरलैपिंग हो रही है, क्योंकि हमको पता ना कि सिग्मा बॉन्ड कब बनता है? जब को एक्सियल ओवरलैपिंग होती है तब। को एक्सियल ओवरलैपिंग हो रही है। अब मुझे बताओ डायरेक्शनल नेचर किसका ज़्यादा होता है? डायरेक्शनल नेचर किसका ज़्यादा होता है, एस का या पी का? तो डायरेक्शनल नेचर ज़्यादा होता है आपका पी का। तो जैसे आपसे बोल दिया कि साइज सेम है, तो आपसे आ गया कि एस एस है, आपके पास एस पी है और पी पी है। तो बताओ किसका स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है? इसका ज़्यादा होगा। ये किसकी बात कर रहे हैं? बॉन्ड स्ट्रेंथ की। समझे? क्योंकि पी कैरेक्टर ज़्यादा है, और पी कैरेक्टर का मतलब क्या होता है? डायरेक्शनल नेचर ज़्यादा हो गया, और डायरेक्शनल नेचर क्या है? बॉन्ड स्ट्रेंथ के प्रोपोर्शनल है। तो इसलिए सारे के सारे सिग्मा बॉन्ड है, तो क्या हो जाएगा आपका? ये आपका हो जाएगा बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। आगे बात करें पी पे, बी पे। बी वाला आपके पास पाई बॉन्ड। क्या है? पाई बॉन्ड। तो पाई बॉन्ड मतलब को लैटरल ओवरलैपिंग, है ना, को लैटरल ओवरलैपिंग। को लैटरल ओवरलैपिंग, इसमें क्या है? ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। ओवरलैपिंग एक्सटेंट देखा जाता है। यहाँ पे अगर स्ट्रेंथ देख रहे हो, बॉन्ड स्ट्रेंथ अगर आप देख रहे हो, बॉन्ड स्ट्रेंथ अगर आप चेक कर रहे हो, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, है ना।
एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग के, ठीक है। क्या कह रहा हूँ, जैसे कि ओवरलैपिंग ज़्यादा हुई तगड़े से एकदम से, तो उसके बारे में बात हो रही है, ठीक है। तो एक काम करता हूँ, मैं इसको मिटा देता हूँ, ये वाला पोर्शन, इसको थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूँ, फिर हम बात कर लेते हैं कि इसी के बारे में, ताकि आपको समझ में आए। समझाते हैं आपको। साइज सेम है, यानी जो आपका प्रिंसिपल कॉन्टैक्ट नंबर है वो लिख नहीं रहा हूँ, वहाँ पे दोनों जगह सेम रहेंगे, ऐसा मत करना कि सर आपने वो नहीं लिखा था। तो हम लोग बात कर रहे हैं बॉन्ड स्ट्रेंथ यानी BS की, वो होता है एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग के। लिख लिए थे आप लोग ना, फिर भी मैं लिख दे रहा हूँ, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग के। जैसे पहला आपके पास है, मान लेते हैं P पाई, एक फिगर बनाते हैं पहले, ये आपको मजा आने वाला है, ठीक है। ये आपका P पाई हो गया, और ये अभी आप पढ़ के आ रहे हो, ये आपका D पाई है, D पाई P पाई, और ये आपका D पाई है, ठीक है। अब आप एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग कब ज़्यादा होगी, ध्यान से सुनना, मैं थोड़ा समझा देता हूँ। ये आपको कौन सा है, ये P पाई है, ये D पाई है, बॉन्ड है, और ये D पाई बॉन्ड है, ठीक है, ठीक है, ये भी ठीक है। अब थोड़ा सा समझते हैं इसको कि ओवरलैपिंग इन तीनों में मुझे आप बताओ कब ज़्यादा होगी, किन में ज़्यादा होगी और कब ज़्यादा होगी। तो ध्यान से देखो, दो लोग ऐसे आ रहे हैं, यहाँ पे ऐसे देखो, ऐसे आ रहे हैं, ओवरलैपिंग कब होगी, ऐसे हो रही है। अब भाई रिपल्शन भी तो होगा, दो लोग को मिलना भाई रिपल्शन हो जाएगा, ऐसे, ठीक है, रिपल्शन भी होगा, मान लो मिल रहे हैं। अब ठीक है, ऐसा मत समझो कि आप लोग ना पहले सोचो कि ऐसे मिल रहे हैं, एक लोग ऐसे मिल रहा है, यहाँ पे एक बार मिल लिए, ठीक है, दूसरी बार कब मिल रहे हैं, यहाँ पे ऐसे, एक ऐसे ही है और दूसरा ऐसे, यहाँ पे ऐसे मिलेंगे और ऐसे मिलेंगे, ठीक है, ऐसे देखो इतना, ये जो हाथ है इतना घुस गया। तीसरा केस ऐसे है, ये किसका भाई, कौन सा सिंगर ऐसा करता है, पता नहीं, ठीक है। ये तीनों में आप मुझे बताओ एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग किस में ज़्यादा होगी। ध्यान से सुनना, अगर आप ऐसे ओवरलैपिंग करा रहे हो सीधी वाली, तो यहाँ पे एरिया एक्सटेंड ओवरलैपिंग का जो एरिया वो कम हो जाएगा। अगर एक को टेढ़ा कर दोगे तो ओवरलैपिंग का एरिया ज़्यादा हो जाएगा। अगर दोनों ही टेढ़ा कर दोगे तो, दोनों ही टेढ़ा कर दिए तो ओवरलैपिंग का एरिया हाँ और ज़्यादा हो जाएगा, और ओवरलैपिंग का एरिया ज़्यादा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा, ठीक है। ये वाला कमेंट करना कि किसका होता है, ये तो जानता हूँ, ये किसका, ये होता है कि मैं बस सोच ही रहा हूँ, ये वाला, ये भी बता देना, ठीक है। तो अब मैं बोलूँ कि इनमें स्ट्रेंथ किससे ज़्यादा, तो P पाई की सबसे कम है, उससे ज़्यादा है D पाई की, और सबसे ज़्यादा D पाई की, ठीक है। ये आपका दूसरा था, मतलब दूसरे का B वाला था। अच्छा, तीसरा पॉइंट लिखिएगा, वो है आपका लोन पेयर रिपल्शन। ये लिख दे रहा हूँ, क्वेश्चन में समझ में आएगा क्या मैं कह रहा हूँ। लोन पेयर रिपल्शन शो, थोड़ा बड़ा लिखता हूँ, शो मोर रिपल्शन, यहाँ से लिखते हैं ना, लोन पेयर रिपल्शन कैन शो exceptions only in सेकेंड पीरियड, ओनली इन सेकेंड पीरियड। अब क्या है, क्या रहा है, ये आपको एक सवाल समझा दूंगा, उससे मतलब आ जाएगा जब हम क्वेश्चन करने वाले हैं इसके बाद। अगला आपका ना ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से हम लोग एक चीज़ को एक्सप्लेन भी कर रही है, पर अभी लिख लो। वो ये है कि जो है आपका 3P पाई और 3P पाई जो है ये वीक बॉन्ड होता है। ये क्या है, वीकेस्ट बॉन्ड है। ये क्या है, वीकेस्ट बॉन्ड है। अब मैं एक बात बताऊँ, ये एग्जिस्ट नहीं करता, डज नॉट एग्जिस्ट, पर क्या होता है कभी कभार सवालों में पूछ लेते हैं, ठीक है, इसलिए लिखा होता है कि ये वीकेस्ट बॉन्ड होता है। जैसे मान लो कंपैरिजन करने के लिए दे दिया, तो एकदम लास्ट में जाता है 3P पाई, ठीक है, क्योंकि देखो P पाई की भी वही रिपल्शन वैसे आता है, तो क्यों मतलब बॉन्ड क्यों बनेगा, तो 3P पाई नहीं बन पाता है, नीचे जा रहे हो तो नहीं बनता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ठीक है, मतलब आप इतना पहले नोट कर लो, फिर हम लोग सवालों के ऊपर बात करते हैं, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। आपके सामने बॉन्ड स्ट्रेंथ के सवाल है, देखो कॉन्सेप्ट जितना पढ़ना था पढ़ लिया है, अब अप्लाई करते हैं। तो पहला है आपको बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है कंपेयर करनी है, तो पहला क्वेश्चन है 1s है, ठीक है, फिर 2s है, 3s है, इसमें बताना है कि स्ट्रेंथ बतानी है। तो पढ़ो, अभी जस्ट पढ़ के आ रहे हो, कि आपको चेक करना है कि शेल नंबर, अगर शेल नंबर अलग अलग है तो उसके अकॉर्डिंग दो, शेल नंबर अगर कम है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी,
तो शेल नंबर का मतलब इसको हमने किसके अकॉर्डिंग दिया है आंसर, शेल नंबर के अकॉर्डिंग इसका आंसर हमने दिया है। ठीक है, दूसरा यहाँ पे देखो शेल नंबर चेक किया था, अब तक देखो शेल नंबर दूसरे में बराबर ही कर दिया है। तो हमने इसके बारे में बात की थी, अगर शेल नंबर बराबर है तो हम देखेंगे क्या, तो हम क्या देखेंगे बताओ जल्दी बताओ, डायरेक्शनल नेचर देखेंगे। क्या देखेंगे, डायरेक्शनल नेचर देखेंगे। तो एस 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 पी और पी पी में किसका डायरेक्शन नेचर ज़्यादा है, तो पी का डायरेक्शन नेचर ज़्यादा, तो यहाँ पे ये ऑर्डर हो जाएगा आपका इस सवाल का। और यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे हम देख रहे हैं, बात कर रहे हैं डायरेक्शनल नेचर की। ठीक है, अगला है अपने पास, मान लो 1s 2s और 1s 2p है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, शेल नंबर तो देखो इसमें भी सेम कर दिया था। ठीक है, अब यहाँ पे भी शेल नंबर सेम है, तो यहाँ पे किसका आंसर आप दोगे, 1s 2s को दोगे कि 1s 2p को दोगे। तो यहाँ पे जो आपका आंसर है वो जाएगा 1s 2p को। किसको जाएगा, 1s 2p को। क्यों, क्योंकि फिर से हम लोग क्या दे रहे हैं, आंसर जो दे रहे हैं वो डायरेक्शनल नेचर के अकॉर्डिंग दे रहे हैं। अगला है आपको पी पी कोएक्सियल है, पी पी कोलेटरल है। सवाल ने लिखा है, आपको बिल्कुल भी दुविधा में नहीं पड़ना है। अच्छा, यहाँ पे ये फॉस्फोरस है, ये पी है। तो ये जो कोएक्सियल इसका मतलब क्या है, सिग्मा बॉन्ड है। भाई आपको पता है सिग्मा बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रांग होता है पाई बॉन्ड के, तो ये हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको हम कैसे बोल रहे थे, सिग्मा बॉन्ड क्यों स्ट्रांग होता है पाई से, ये था एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग था। ठीक है, अच्छा यहाँ पे देखिए ये नाइट्रोजन नाइट्रोजन और ये फास्फोरस फास्फोरस है। तो इसको किस बेसिस पे आंसर देंगे, सब कुछ सेम है, शेल नंबर बढ़ाएंगे। क्या क्या कर रहे हैं, शेल नंबर के अकॉर्डिंग आंसर नहीं देना है। ध्यान से सुनेगा, आपको बताया गया था यहाँ पे लोन पेयर एक्सेप्शन वाला, तो लोन पेयर एक्सेप्शन चलेगा नाइट्रोजन नाइट्रोजन में, कि भैया यहाँ पे नाइट्रोजन नाइट्रोजन का और फॉस्फोरस फॉस्फोरस का जो सिग्मा बॉन्ड होता है वो ज़्यादा होता है फॉस्फोरस फॉस्फोरस में, दोनों में से किसका ज़्यादा होगा, फॉस्फोरस फॉस्फोरस का। और क्यों होता है, लोन पेयर रिपल्शन की वजह से होता है। ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे रिपल्शन ज़्यादा है, फूड ज़्यादा है, तो टूटेगा आसानी से, यहाँ पे टूटेगा मुश्किल से। ठीक है, अगला है ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में सेम सेम सेम। ठीक है, सेम पिंच जोड़ दो, इसको भी इसको भी। अगला ये वाला थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आपका डेटा बेस्ड है, लिख देना। ठीक है, इसका आप जवाब नहीं दे सकते, ये आपका डेटा बेस्ड है, तो इसको याद कर लीजिएगा कि डेटा बेस्ड पे कैसे इसका आंसर हमको देना है। ठीक है, लिख दे रहा हूँ। जो आपका पहला नंबर होता है वो क्लोरीन का होता है, किसका होता है, क्लोरीन का होता है। पहला नंबर आपको क्लोरीन का होता है, फिर आपका ब्रोमीन का आता है दूसरा नंबर, और तीसरा नंबर आपको फ्लोरीन का आता है, और चौथा नंबर आपका आयोडीन का आता है। अगर इन सबको मिला के आंसर लिखे तो हो जाएगा आपका Cl2 सबसे बड़ा होगा आपका क्लोरीन, और उसके बाद आपका होगा ब्रोमीन, और उसके बाद आपका होगा फ्लोरीन, इसके बाद आपका आयोडीन। मैं अगेन बोल रहा हूँ ये डेटा बेस्ड है, इसको याद कर लेना। अगर सवाल में आएगा तो आपका दिमाग बिल्कुल काम नहीं करेगा, आप गलत वाला चूज़ करके आओगे, क्योंकि जो आंसर आएगा ना आपको लगेगा वो गलत है और वही सही रहेगा। ठीक है, और सवाल वहीं से आते हैं जहाँ पे हमको थोड़ा सा कन्फ्यूजन होती है। ठीक है, तो ये नोट कर लीजिए। आई होप इन सवालों की मदद से आपको बॉन्ड स्ट्रेंथ के सवालों को करने में आसानी होगी। आपके पास जो बुक है उससे करोगे आप, तो इतना नोट करिए आप पहले। तो आपके पास अगला सवाल है, आपको इनमें बॉन्ड स्ट्रेंथ को कंपेयर करना है। आप वीडियो को पॉज करके एक बार खुद से ट्राई करिए। ठीक है, हो गया, चलो। तो पहला अपने पास है 1s और 2s 2p 3s 3s। तो ध्यान से देखिए कि हम पहले शेल नंबर के अकॉर्डिंग करते हैं। तो यहाँ पे शेल नंबर सबसे कम जिसका होगा उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होगी, यानी इसको हमने दिया नंबर 1। और इन तीनों में देखो शेल नंबर सेम है, तो यहाँ पे कुछ अदर फैक्टर लगे रहेंगे, पर इसका मतलब ये है कि बीच में आएंगे, और ये आपका लास्ट होगा। यानी ये पहला हो गया, दूसरा तीसरा चौथा पाँचवा, सही ना, दूसरा तीसरा चौथा पाँचवा, तो ये आपको 5वें नंबर पे आ गया। ठीक है, लास्ट में। अब इनमें हम लोग सोचते हैं भाई सेम साइज़ के हो गए ना इनमें। अब इनमें देखा गया 2s 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 2p 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 में हम यहाँ पे देखेंगे एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, यानी ये आपका हो जाएगा 2 नंबर पे, ये हो जाएगा आपका 3 नंबर पे, और ये हो जाएगा आपका 4 नंबर पे। यानी अगर अब यहाँ पे आप आंसर लिखने की कोशिश करो या लिखना चाहो तो वो आपका हो जाएगा 1s, फिर उसके बाद आपका आएगा 2p, और उसके बाद आपका आएगा 2s 2p, उसके बाद आपका आएगा 2p सॉरी 2s, और उसके बाद आएगा 3s। ठीक है, ये आपका ऑर्डर है। चलिए इसको करिए। यहाँ पे तो सब सेम है,
तो आप देखो यहाँ पे एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग हमने पढ़ा है कि पी पाई हो जाए, फिर पी पाई डी पाई में, तो ये ऑर्डर होता है। ठीक है, अगला है आपके पास ये लास्ट वाला क्वेश्चन, टू पी पाई इन सब में। तो ध्यान से देखो, ये अगेन यहाँ पे शेल नंबर सेम है, इन दोनों में क्या है, शेल नंबर सेम है। तो नंबर 1 इसको देंगे, नंबर 1 ये हो गया। अब अगर आंसर करने जाए तो यहाँ पे होगा 3 पी पाई 3 डी पाई 3 डी पाई 3 डी पाई 3 पी पाई 3 पी पाई। तो नंबर 1 किसको देंगे, सबसे स्ट्रॉन्ग ये है। फिर सबसे वीक किसको देना चाहेंगे आप, बोलो 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 बोलो। तो अभी आपको बताया गया सबसे वीक आपको होता है 3 पी पाई 3 पी पाई, यानी ये आपका हो गया 4 नंबर का, क्या हो गया, सबसे वीक वो हो गया 3 पी पाई 3 पी पाई सबकी सबसे वीक हो गया। और इसका 2 नंबर का आपका ये हो गया 3 डी पाई 3 डी पाई, और फिर 3 पी पाई 3 डी पाई, ये आपका तीसरे नंबर पर चला गया। ठीक है, ये याद रखिएगा 3 पी पाई एग्जिस्ट नहीं करता बॉन्ड। क्यों नहीं करता, ये भी हम इसके ऊपर एक सवाल है, तो बहुत फेमस सवाल है, वो आपको करा देंगे, फिर आप आंसर देने के लिए एकदम से काबिल हो जाओगे क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ बार बार। आप इसको नोट कर लीजिए, तो प्लीज़ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। आइए अब हम एक फेमस क्वेश्चन की बात करते हैं। वो क्वेश्चन क्या है, वाई एन फॉर्म वाई नाइट्रोजन फॉर्म N2 बट फॉस्फोरस नॉट। कहने का मतलब ये है कि N2 जो है, जो नाइट्रोजन है आपका, वो आपका फॉर्म करता है N2, पर जो आपका फॉस्फोरस है वो P2 फॉर्म नहीं करता, यानी ये एग्जिस्ट नहीं करता है। रीज़न क्या, ध्यान से देखो, यहाँ पे जो पाई बॉन्ड बन रहा है वो आपका 2 पी पाई वाला होगा, और यहाँ पे जो पाई बनेगा वो 3 पी पाई होगा, और 3 पी पाई बॉन्ड जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता। और इसी बेसिस पे मैं बोला था कि जो आपका P2 है वो एग्जिस्ट नहीं करता है, ये हमने पता था। ठीक है, देखा नहीं मिल रहा था, P4 मिल रहा था, तो इसी बेसिस पे बोल दिया कि क्यों नहीं करता, ये पता चला कि भैया 3 पी पाई नहीं एग्जिस्ट करता। और यही रीज़न है कि हम इस लाइन को बोल पा रहे हैं कि 3 पी पाई एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, समझे। अब आज के लिए इतना रखते हैं, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे डाइपोल मोमेंट के बारे में। तो आप एनसीईआरटी रीड कर लीजिएगा, आपके पास जो भी बुक है, आप डाइपोल मोमेंट के बारे में कुछ चीज़ें पढ़ लीजिएगा। तब तक के लिए ओके बाय, पढ़ते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।